हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पिछड़े, विकलांग एवं मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी, ये बताना है। दोस्तों, आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सिरिल भट्ट तो बिल्कुल सही। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ड ने दी। दोस्तों, इन्होंने शैक्षिक लब्ध के लिए एक फार्मूला दिया जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने फार्मूला दिया EA, एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु अपॉन CA का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिकल एज या वास्तविक आयु इंटू 100। ये फार्मूला इन्होंने दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है A 120 से कम, B 120 से अधिक, C 85 से कम, D उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है C नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों का जो IQ होता है वो 85 से कम होता है। सिरिल बर्ड मनोवैज्ञानिक ने बताया कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए ये कक्षा 5 का बालक है और इसको कक्षा 4 के बालक का कार्य दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार का जो बालक होगा वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में कौन सा बालक आता है, ये बताना है। A पिछड़ा बालक, B मंदबुद्धि बालक, C प्रतिभाशाली बालक, D इनमें से सभी। दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी बालक आते हैं। दोस्तों, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनका IQ 85 से कम होता है मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ड के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनका IQ 70 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका IQ कितना कम होता है, 70 से कम होता है। और प्रतिभाशाली बालक वह बालक होते हैं जिनका IQ दोस्तों 130 से ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका IQ 1 से 30 से ऊपर होता है वह प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी बालक जो हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इस प्रकार से इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। A स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, B कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, C सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, D विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है B नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं ऐसे बालकों के लिए अगर कार्यों को मूर्त रूप से समझाया जाएगा तो ये जो व्यूह रचना होगी वो सार्थक व्यूह रचना होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय A भग्नसा के, B संबंध के, C तनाव के, D चिंता के। दोस्तों, मानसिक विकार कहाँ से संबंधित होते हैं, मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। और मस्तिष्क में से संबंधित क्या होता है, तनाव, चिंता, भग्नसा। इसके कारण बच्चों में भूलना, गलती करना, त्रुटि करना, ये सब होता है जो कि मानसिक विकार के लक्षण होते हैं। जबकि संबंध जो है दोस्तों वो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इसका B नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, ये बताना है। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है B नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। ये जो है ड्राइवर मनोवैज्ञानिक का कथन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखने अध्ययन का केंद्र बिंदु है। नंबर 7, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। A आक्रामक व्यवहार, B अति क्रियाशीलता, C अत्यधिक बोलना, D सीखने में त्रुटियां। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है A नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही।
जब एक बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। दोस्तों ये जो आक्रामक व्यवहार है यह एक सांवेगिक क्रिया है, अर्थात सांवेगिक क्रियाओं में जैसे क्रोध, चिंता, आक्रामकता, इन क्रियाओं को पहचान कर शिक्षक जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर लेता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। अगर अधिगम संबंधी शिक्षार्थी को समस्या आ रही है तो उसका सबसे अच्छा उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। ए, निजी शिक्षण का सुझाव, बी, कठोर परिश्रम का सुझाव, सी, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, डी, निदानात्मक शिक्षण। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण से विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार किया जा सकता है। दोस्तों निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी में अधिगम संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं का पता लगाया जाता है और फिर इसके बाद उन समस्याओं का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है। ए, अपमानजनक व्यवहार, बी, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, सी, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, डी, ए और बी दोनों। दोस्तों अधिगम नियोक्ता जो होती है एक प्रकार सीखने की अक्षमता होती है और जब बच्चे में एक सीखने की अक्षमता होती है तो वो बच्चा शब्दों को सही तरह से समझ नहीं पाता है और ना ही शब्दों को सही तरह से लिख पाता है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो होगा वो बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित के अधिगम नियोक्ता। सीखने की अक्षमता दोस्तों अधिगम नियोक्ता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गणित के अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ए, स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा, बी, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, सी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, डी, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि दोस्तों निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से बच्चे में अधिगम से संबंधित क्या क्या कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है। ए, सिरिलबर्ट, बी, सोनेट, सी, टलफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मनोवैज्ञानिक सिरिलबर्ट का कथन है कि पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान कहाँ स्थित है। ये बताना है। ए, शिमला में, बी, देहरादून में, सी, दिल्ली में, डी, कोलकाता में। अगर दोस्तों आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया। दोस्तों मंद बुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनका IQ 70 से कम होता है और ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए मनोवैज्ञानिक सैगविन ने USA में एक प्रथम विश्वविद्यालय मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए खोला। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं ए, सीखने की गति धीमी हो, बी, बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 हो, सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। दोस्तों पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जिनकी गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। दोस्तों मान लीजिए अगर आप टीचर बन जाते हैं और कोई बच्चा अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से उसको अधिगम करवाएंगे। पहला ए ऑप्शन है, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, बी, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, सी, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, डी, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आपने आंसर बी नंबर ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही,
उसकी अक्षमता किस प्रकार की है, यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अतः बच्चे की अक्षमता को समझकर, जानकर इस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि बच्चा जो अधिगम अक्षम है वो अधिगम कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। ये कथन है दोस्तों, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो कथन है दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट का है। इन्होंने बताया कि पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा, मान लीजिए कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है दोस्तों, और उसको कक्षा 4 के बच्चे का कार्य दे दिया गया, कक्षा 4 के बच्चे का कार्य दे दिया गया, लेकिन वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बालक मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है ए लिखने की अक्षमता, बी हीनता की भावना, सी मिथ्याभिमान, डी अच्छी आदतें। दोस्तों जब एक बालक जिसमें शारीरिक दोष है, शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, तो उसमें एक हीनता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बताना है दोस्तों। ए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव और डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों परिवार का जो वातावरण होता है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है बालक पर वो परिवार का ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, समस्या बालक है ए झूठ बोलने वाला, बी चोरी करने वाला, सी माता पिता का कहना न मानने वाला, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों समस्या बालक के अंतर्गत झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला बालक आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ए श्रवण दोष, बी दृष्टि दोष, सी मुखबाधिर, डी मंदबुद्धि। दोस्तों जो जन्मजात अक्षमता होती है वो दोस्तों किस कारण से होती है उसको भी समझ लीजिए। दोस्तों जन्मजात अक्षमता गुणसूत्रों में विकृति के कारण होती है, या अंडाणु के निषेचन में कोई दोष उत्पन्न हो उसके कारण उत्पन्न होती है, और इस कारण जो बच्चा होता है वो मंदबुद्धि बच्चा होता है, मंदबुद्धि बालक होगा। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि मंदबुद्धि बालक का जो IQ होता है वो 70 से कम होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए ए मंदबुद्धि बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी प्रखर बुद्धि बालक को, डी सामान्य बालक को। दोस्तों हस्तशिल्प शिक्षा जो है वो पिछड़े बालक को देनी चाहिए, जो पिछड़े बालक होते हैं उनको देनी चाहिए। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो होते तो सामान्य हैं, लेकिन वो किसी कारणवश सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, बौद्धिक कार्य की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, या स्कूल में लेट एडमिशन की वजह से पिछड़ जाते हैं, तो ऐसे बालक जो है दोस्तों पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ए ब्रेल लिपि, बी यंत्र, सी सांकेतिक भाषा, डी इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सभी ऑप्शन सही नहीं होगा। दोस्तों श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, और सुनाई न देने वाले बालकों के लिए ब्रेल लिपि नहीं है, बल्कि ये दोस्तों अंधे बालकों के लिए है। तो दोस्तों ब्रेल लिपि तो होगी नहीं, तो इनमें से सभी होंगे नहीं। ठीक है दोस्तों। और ये यंत्र भी नहीं होगा। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनके लिए जो है सांकेतिक भाषा, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यानी श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है? ए अपंग बालक, बी पिछड़ा बालक, सी नाजुक बालक, डी समस्यात्मक बालक। दोस्तों जो बच्चे दुबले पतले, क्षीण शरीर वाले तथा कमजोर हृदय वाले होते हैं उन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? अगर बच्चा चोरी कर रहा है उसकी आदत को दूर करना है तो कैसे किया जा सकता है? ए सजा देकर, बी उदाहरण देकर, सी बालकों को पारितोषिक देकर, डी प्रताड़ना देकर। दोस्तों अगर कोई छात्र चोरी कर रहा है
और उसकी आदत को छुड़ाना है तो उसको उदाहरण देकर समझाना चाहिए कि देखो उसने चोरी की थी, उसको जेल हुई, खूब मार पड़ी। हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी मार पड़ेगी, आपको भी पुलिस ले जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चा जो है अपनी आदतों को सुधारेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? ए दिव्यांग बच्चों के लिए, बी सामान्य बालकों के लिए, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा है? ए खेल में भाग लेने की अक्षमता, बी अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, सी दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता, डी लिखने की पाठ्यपुस्तक पढ़ने में असमर्थता। दोस्तों कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली जो प्रमुख हताशा होती है, जिनको कम सुनाई देता है, वो दूसरों के साथ जानकारी को, इंफॉर्मेशन को साझा करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक मिश्रित क्षमता समूह में विषम है, क्या विषम है ये बताना है। ए लिंग और आयु, बी आर्थिक स्थिति, सी सामाजिक स्तर, डी ज्ञान और कौशल। दोस्तों एक मिश्रित क्षमता समूह में ज्ञान और कौशल ये जो है विषम है। दो बालकों में ज्ञान और कौशल अलग अलग होते हैं, जबकि सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति, लिंग और आयु के अनुसार वो जो है समान हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, मंद अधिगमकर्ता जिनको शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ए पिछड़े, बी बाल अपराधी, सी मानसिक रूप से कमजोर, डी विशेष। दोस्तों मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, ऐसे बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। और इनका जो IQ होता है दोस्तों, सिरिल बर्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार IQ जो होता है वो 85 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। अधिगम निर्योग्यता दोस्तों अधिगम अक्षमता कहलाती है, सीखने की अक्षमता कहलाती है। ऐसे बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। दोस्तों अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे जो अधिगम में अक्षम होते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। ऐसे बच्चों को दोस्तों पढ़ने, लिखने, बोलने संबंधी जैसी कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिगम निर्योग्यता। दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना और निर्योग्यता का अर्थ होता है अक्षमता। सीखने की अक्षमता अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। और दोस्तों अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है जो किसी व्यक्ति में आजीवन बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अधिगम निर्योग्यता दोस्तों बोलने से संबंधी हो सकती है, पढ़ने से संबंधी हो सकती है, लिखने से संबंधित कठिनाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक को छोड़कर इसमें दोस्तों बताना है के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है। ए सेरेब्रल डिस्फंक्शन, बी व्यवहारगत विघ्न, सी संवेगात्मक विघ्न, डी सांस्कृतिक कारक। दोस्तों सेरेब्रल डिस्फंक्शन, व्यवहारगत जो विघ्न है या संवेगात्मक विघ्न है, इन तीनों के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन दोस्तों सांस्कृतिक कारक के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिगम आसक्तता वाले बच्चे। दोस्तों अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जैसे कि दोस्तों डब्लू को अधिगम आसक्तता वाले बच्चे एम समझ लेते हैं और दोस्तों एम को डब्ल्यू समझ लेते हैं। और दोस्तों जैसे छः को 9 समझ लेते हैं और 9 को दोस्तों 6 समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो अधिगम आसक्तता वाले बच्चे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? ये बताना है। ए उदासी, बी ठोकर लगने का भय, सी दूरी मापने में असमर्थता, डी दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चे में उदासी होती है, ठोकर लगने का भय भी होता है
और दूरी मापने में भी वो असमर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या का जो संकेत है वो बच्चों में दृष्टिवक्ता की समस्या को सूचित नहीं करता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? ए स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई, बी अक्षर व शब्द विज्ञान में कठिनाई, सी शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, डी पठन गति प्रवाह में कठिनाई। दोस्तों युवा अधिगमकर्ताओं में शब्दों व विचारों को समझने में जो कठिनाई है वो पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई, अक्षर व शब्द विज्ञान में कठिनाई और पठन गति में प्रवाह में कठिनाई, ये जो है पढ़ने से संबंधित कठिनाई का घोतक हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगाए। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।